अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सैद प्राचा एंड आज का हमारा टॉपिक है क्लास गैस्ट्रोपोडा फाइलम मोलस्कस से बिलोंग करता है। फाइलम मोलस्कस से रिलेटेड लेक्चर ऑलरेडी जो जनरल करैक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है उसे अपलोड कर दिया गया है। हमने ये क्लास गैस्ट्रोपोडा पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी क्लास बाइवाल्विया एंड देन उसके बाद एक और लेक्चर होगा वो होगा क्लास फेलोपोडा। बस ये 3 मेन क्लासेस हैं जो कि मोलस्कन से रिलेटेड हमें पढ़नी पड़ती है अपने बीएस लेवल के लिए, और ये लेक्चर बीएस फर्स्ट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बीएस केमिस्ट्री है, चाहे वो बीएस बॉटनी है, चाहे वो बीएस ज़ूलॉजी है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। द क्लास गैस्ट्रोपोडा, इसके जो टर्म है गैस्ट्रोपोडा, उसमें मेन जो गैस्ट्र आता है इसका मतलब होता है गट, एंड जो पोड्स है उसके मीनिंग होते हैं फुट। यानी कि इस ऑर्गन के बॉडी पार्ट्स में 2 मेन पार्ट्स होंगे, नंबर 1 गट एंड नंबर 2 फुट। इट इंक्लूड स्नेल, इसमें स्नेल, लिम्पेट्स और स्लग्स वगैरह आ जाते हैं, और तकरीबन 35 लिविंग स्पीशीज़ हैं। गैस्ट्रोपोड्स जो सा वो इन 35 लिविंग स्पीशीज़ की वजह से लार्जेस्ट और मोस्ट वेरिड मोलस्कन क्लास है। ठीक है, मतलब अगर मोलस्कन्स में से बात करें तो सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा वैरायटी वाली क्लास है गैस्ट्रोपोड्स हैं। इट्स मेंबर ऑक्यूपाई अ वाइड वैरायटी ऑफ मेराइन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसके जो मेंबर होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन वाटर यानी कि सीज़ और ओशंस में भी पाए जाते हैं, और टेरेस्ट्रियल जैसे कि ग्रासेस हैं, डम्प प्लेसेस हैं, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, आपके वॉशरूम में भी हो सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट of gastropods in human is that gastropods are intermediate host of some medically important trematodes, parasite of human। कुछ टर्माटोड्स हैं जो कि ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, उनके लिए क्या कहते हैं करते हैं सेकेंडरी होस्ट का काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने लगे हैं गैस्ट्रोपोड्स से रिलेटेड, जिसका नाम है टॉर्जन। टॉर्जन से मुराद क्या है कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो रोटेट कर जाएगी, और रोटेट करने के नतीजे में उस बॉडी की जो पोजीशन है उसमें क्या आ जाएगी, तब्दीली आ जाएगी। और गैस्ट्रोपोड्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है या इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। One of the most significant modification of molluscans body form is the gastropod. In the gastropod occurs early in gastropod development। जो gastropod की development है वेलिगर लार्वा होता है, उसमें ये टॉर्जन का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो टॉर्जन उसमें होगी। ठीक है, दैन उसके बाद टॉर्जन इज़ 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ वेसरल मैस, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। लास्ट टाइम मैंने मेंटल कैविटी और विसरल मैस के बारे में बताया था, तो उनकी ये तकरीबन 180 डिग्री पर क्या है, पूरी की पूरी रोटेशन है। ठीक है, देखिए टॉर्जन पोजीशन द गिल्स, एनस एंड ओपनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जस्ट बिहाइंड द हेड नर्व कॉर्ड ट्विस्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ आल्सो ट्विस्ट इन अ यू शेप्ड। कि इसमें टॉर्जन के नतीजे में क्या होता है, जो गिल्स, एनस और ओपनिंग होती है एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो बिल्कुल सर के ऊपर आ जाती है, नर्व कॉर्ड ट्विस्ट हो जाती है, और डाइजेस्टिव ट्रैक भी यू शेप्ड कैटेगरी में क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है। लाइक आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक स्नेल नज़र आ रहा है आपको अर्ली स्टेज पर। ये इसकी मेंटल कैविटी जोन सी है वो पोस्टीरियर एंड पर है, और जो माउथ है उसकी वो क्या है, एंटीरियर एंड पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माउथ, और फिर सीधा से ऐसे ये एनस, स्टोमक से एनस जा रहा है। ठीक है, तो एंटीरियर एंड पर माउथ और पोस्टीरियर एंड पर एनस मौजूद है। अगर हम ऐसा करें कि ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरह से ऐसे ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, तो इस समल को क्या कहेंगे, टॉर्जन कहेंगे। ये आपको ट्विस्टिंग नज़र आ रही है नेक्स्ट स्टेज पे। अब देखें मेंटल कैविटी जो सी है वो हेड के बिल्कुल ऊपर आ गई है, और ये माउथ और जो एनस है वो भी हेड के क्या हुई है, ऊपर आ गई है। यानी कि मेंटल कैविटी पहले जो पोस्टीरियर एंड पर थी वो एंटीरियर पे आ गई है। उसकी वजह से एनस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग, या सारी की सारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग, या सारी की सारी सर के ऊपर आ जाएगी। अब इस तरह से जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो यू शेप हो गया। पहले वो सिंपल ट्यूब था, ठीक है, अब यहाँ पर वो यू शेप ट्यूब बन गया। इसी तरह नर्व वगैरह भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्टर मसल हैं, रिट्रैक्टर मसल, जिन्होंने ये टॉर्जन करवाई है, पूरे के पूरे को ट्विस्ट करवा के रख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्री टॉर्जन गैस्ट्रोपोड्स आपको डायग्राम ए में नज़र आ रहा है, और इसमें पोस्टीरियर ओपनिंग है मेंटल कैविटी की, और अनट्विस्टेड डाइजेस्टिव ट्रैक है। जबकि आप आफ्टर टॉर्जन चेक करें
डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो लूप्ड हो गया, नीचे ये लिखा हुआ है, और मेंटल कैविटी ओपन होगी नियर द हेड एंड फुट इज़ ड्रॉन इनटू द शेल, फुट को शेल के अंदर खींच लिया जाएगा एंड अपर कॉलम क्लोज द शेल ओपनिंग। इसी तरह अपर कॉलम जो है ऊपर वाला मेंटल कैविटी का, ठीक है, सॉरी शेल की ओपनिंग जो है उसे क्या किया जाएगा, क्लोज कर देगी। ये अपर कॉलम मौजूद है, ये शेल की ओपनिंग यहाँ पर ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब ना उसकी आप कह लें कि डॉर्सल व्यू या अपर व्यू दिखाया जा रहा है जो कि सामने से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये ऊपर से शेल वाला एरिया है, ये इसके विसरल मैस हैं, ये आपको माउथ नज़र आ रहा है, ये ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक है, बीच में ये स्टॉम यहाँ पर इसकी क्या होगी, एनस आ गई, और ये पीछे वाला सारे का सारा एरिया क्या मेंटल कैविटी है। फुट के ऊपर मेंटल कैविटी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आपको माउथ इंटीरियर एंड पर और जो एनस है, गिल्स हैं, मेंटल कैविटी वगैरह, ये सारे के सारे पोस्टीरियर एंड पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप आफ्टर टर्जन चेक करें तो ये मेंटल कैविटी बिल्कुल ठीक है, माउथ के ऊपर आ गई है, गिल्स वगैरह सब कुछ सेम डायरेक्शन पे आ गए हैं, सारा कुछ सेम डायरेक्शन पे है। गैंग्लियन भी उधर आ गया, और पूरे का पूरा नर्व ट्रैक जो है वो ट्विस्ट होकर रह गया है, और पूरे का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक भी जो है वो देखे ये ट्विस्ट होकर रह गया है, ठीक है। हाइपोथेटिकल अडल्ट इंसेस्टर शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन प्रियर टू टॉर्जन। जो सी डायग्राम है उसमें इंसेस्टर शो कर रहा है ऑर्गन के अरेंजमेंट को टॉर्जन्स के बाद, और यहाँ पर ये मॉडर्न अडल्ट है जो कि शो कर रहा है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स के आफ्टर टॉर्जन, ठीक है जी। अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्जन, जो टॉर्जन है उसके फ़ायदे क्या हैं, किस वे में वो अडॉप्टेशन में हेल्प कर रहा है। फर्स्ट, without torsion, the withdrawal into the shell would proceed with the food entering first and more vulnerable the head entering last। कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल टॉर्जन नहीं होगी तो जो बड़ी सी मेंटल कैविटी है जिसमें स्नेल अपने आप को विदड्रॉ कर सकता है, अंदर लेके जा सकता है, तो वो तो फुट के ऊपर है, तो पहले फुट बॉडी के अंदर जाएगा और बाद में कौन जाएगा, हेड। इसका नतीजा क्या निकलेगा, हेड तो मेन ऑर्गन है, मेन सेंटर है जहाँ पर गैंग्लियन माउथ वगैरह वो मौजूद है, और जब प्रेडेटर अटैक करेगा तो हेड तो बाहर रह जाएगा, प्रेडेटर फौरी तौर पर उसे अटैक करेगा और स्नेल को क्या करेगा, मार देगा, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर टॉर्जन से पहले ये वाली जो सिचुएशन है इसमें फुट पहले अंदर चला जाएगा और हेड बाद में, जिसकी वजह से हेड के ऊपर अटैक किया जा सकता है, और यहाँ पर सिचुएशन क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। विद टॉर्जन द हेड इंटर द शेल फर्स्ट, हेड जो है वो शेल में पहले जाएगा, एक्सपोजिंग द हेड लेस टू द पोटेंशियल प्रेडेटर, और इसके नतीजे में जो हेड है वो प्रेडेटर को क्या करेगा, लेस नज़र आएगा, मतलब कम उसके एक्सपोज होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह हेड जो है वो अटैक से क्या होगा, बच जाएगा अगर टॉर्जन के बाद की बात करें तो। नेक्स्ट जी, इन सम स्नेल अ प्रोटीनियस कवरिंग called an upper column on the dorsal posterior margin of the foot enhance the protection। साथ ये होता है कि जो डॉर्सल मतलब फुट है उसके लिए तो उसके ऊपर एक अपर कॉलम होता है जो प्रोटीनियस कवरिंग है, ठीक है, तो वो उसकी प्रोटेक्शन को क्या करता है, इन्हांस करता है, बट ऐसा अपर कॉलम माउथ हेड के ऊपर मौजूद नहीं होता। वैन द गैस्ट्रोपोड ड्रॉज फूड इनटू द मेंटल कैविटी, जब फूड को मेंटल कैविटी के अंदर लेके जाता है द अपर कॉलम क्लोजेस, अपर कॉलम क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ओपनिंग ऑफ शेल को, ठीक है, एंड दस प्रिवेंटिंग डेजिकेशन, और उसके नतीजे में क्या होता है, मतलब फुट जब अपर कॉलम में जाता है मेंटल कैविटी में इंटर होता है तो अपर कॉलम क्या करता है, बंद कर देता है मेंटल कैविटी को, और इसके नतीजे में क्या होता है, जो डेजिकेशन के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। वैन द स्नेल मतलब स्नेल को प्रिवेंट कर रहे हैं डेजिकेशन से, ड्राइंग आउट से, ड्राई हैबिटेट की बात हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड एडवांटेज क्या है टॉर्जन का, इज़ कंसर्न विद एंटीरियर ओपनिंग ऑफ मेंटल कैविटी दैट अलाउ क्लीन वाटर फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ स्नेल टू एंटर द मेंटल कैविटी रेदर दैन द वाटर कंटेमिनेटेड विद स्लिट्स स्टिर्ड अप बाय द स्नेल क्रॉलिंग। कहता है कि पहली बात तो सेकंड एडवांटेज तो ये है कि जब स्नेल मूव कर रहा होगा तो नतीजे में जो पानी है वो पीछे से ऐसे उड़ रहा होगा, मतलब पीछे से टर्बेंस सी जनरेट हो रही होगी, जब वो आगे जाएगा तो पीछे से छोटी छोटी स्लिट्स उठेंगी, जिस तरह कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो उठती है, तो पानी जो है वो स्लिटेड वाटर जो है वो अगर पोस्टीरियर एंड पर मेंटल कैविटी हुई तो स्लिटेड वाटर क्या करेगा, एंटर करेगा मेंटल कैविटी में। लेकिन अगर ये मेंटल कैविटी आप मूव करवा के टॉर्जन के थ्रू मूव करवा के एंटीरियर एंड पर आ जाए तो स्लिटेड वाटर एंटर नहीं होगा, क्लियर वाटर मेंटल कैविटी में क्या होगा, एंटर करेगा जी। उसके बाद थर्ड,
द ट्विस्टेड मेंटल कैविटीज मेंटल सेंसरी ऑर्गन्स अराउंड द हेड इज़ अ थर्ड एडवांटेज। कहते हैं जब मेंटल ट्विस्टेड होगा तो सेंसरी ऑर्गन जो है वो मेंटल के भी सेंसरी ऑर्गन वो हेड के गिर्द होंगे। अब हेड के भी अपने सेंसरी ऑर्गन वो है जिसके नतीजे में जो एंटीरियर पोर्शन है उसे मोर सेंसिटिविटी मिलेगी, ठीक है ना, बिकॉज इट मेक द स्नेल मोर सेंसिटिव टू स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच इट मूव। मतलब स्नेल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में उसे आने वाले स्टिमुलस जो उनसे वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा उन्हें रिसीव कर सकेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए एडवांटेज है। मतलब हमेशा जो एंटीरियर एंड होता है, हेड होता है, उसमें सेंसरी ऑर्गन ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब मेंटल कैविटी ट्विस्ट होकर वो भी एंटीरियर एंड पे चली जाएगी तो सेंसरी ऑर्गन्स में, सेंस रिसेप्टर्स में और इजाफा होगा, जिसकी वजह से स्नेल जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन से रिलेटेड स्टिमुलस को आसानी से रिसीव कर सकेगा। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू टॉर्जन। प्रॉब्लम क्या रिलेटेड है, अगर आप फिगर में देखें आफ्टर टॉर्जन जो एनस है, नेफ्रेडिया है, वो एम्प्टी होगा डॉर्सल टू द हेड, हेड के बिल्कुल ऊपर, और क्रिएट करेगा एक पोटेंशियल फॉलिंग प्रॉब्लम। मतलब स्मेल सी, गंदगी सी, मतलब बेचारे के ऊपर हेड भी है और उसके ऊपर ही मेंटल कैविटी है, एनस, और वो क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी जो एक्सक्रीटरी पोर है वो भी इसके टॉप पर है। जैसे आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखना। अब मेंटल कैविटी बिल्कुल हेड के ऊपर आ गई है, एनस की ओपनिंग यहाँ पर, एक्सक्रीटरी पोर्क भी होगा, वो सारी गंदगी हेड के ऊपर ही निकलेगी, तो यहाँ पर उसके एंटीरियर एंड पे गंदगी कर देगी जिसे फॉलिंग कहेंगे। अब नतीजे में बेचारे ने माउथ से फूड को अडॉप्ट करना है, इंजस्ट करना है, तो वो फूड जो है वो भी कंटेमिनेटेड अंदर जाएगी। तो ये टॉर्जन का एक क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। However, the number of evolutionary adaptations seen to circumvent this problem, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए या मतलब कम करने के लिए, ठीक करने के लिए कई अडाप्टेशन जो उनसे वो एवोल्यूशनरी नज़र आती हैं, ठीक है। वेरियस मॉडिफिकेशन अलाउ द वाटर एंड द वेस्ट टू कैरीज एग्जिट द मेंटल कैविटी थ्रू द नॉचेस आर ओपनिंग इन मेंटल एंड शेल पोस्टीरियर हेड। कि मतलब कई ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसमें जो पानी होता है या वेस्ट होता है जिसने एग्ज़िट करना होता है मेंटल कैविटी से, वो नॉचेस के ज़रिए या छोटी छोटी ओपनिंग के ज़रिए जो कि मेंटल कैविटी में मौजूद होती हैं, उनसे शेल के पोस्टीरियर जो उनसे ना हेड से पोस्टीरियर जो शेल है वहाँ से निकलती हैं। यानी कि मेंटल कैविटी से निकलने की बजाय कहीं पर सुराख होंगे शेल में, वहाँ से वो आसानी से क्या होगी, निकल जाएगी। एंड सम गैस्ट्रोपोड अंडरगोज डिटॉर्शन, कुछ गैस्ट्रोपोड जो उनसे वो डिटॉर्शन करते हैं। डिटॉर्शन से मुराद ये है कि 100% टॉर्जन नहीं, जहाँ पर 180 की टॉर्जन है, हेड के बिल्कुल ऊपर एम्प्टी आ जाएगी मेंटल कैविटी, उसकी बजाय, ठीक है, वो 180 डिग्री की बजाय 90 डिग्री तक क्या होते हैं, अनट्विस्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि मेंटल कैविटी अब बिल्कुल सर के ऊपर मौजूद नहीं है, अब वो राइट साइड पर है। सो दस मेंटल कैविटी ओपन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे वो ओपन होगी, ठीक है जी। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, आपको डी टॉर्जन ये दरमियान वाली डायग्राम शो कर रही है, ये वाली डायग्राम 100% 180 डिग्री की टॉर्जन को शो कर रही है, ये अनट्विस्टेड फॉर्म यानी कि डी टॉर्जन को, मतलब कंप्लीट डी टॉर्जन को शो कर रही है। और जबकि अगर दरमियान वाली डायग्राम को देखें तो ये पार्शल डी टॉर्जन्स हैं, यानी कि अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक या ट्विस्टिंग है बॉडी ऑर्गन्स की, वेस्टर्न मास की, वो 180 डिग्री की बजाय कितनी है, 90। तो इस तरह मेंटल कैविटी हेड के बिल्कुल ऊपर खुलने की बजाय राइट साइड पे खुल रही है, जिसके नतीजे में वो फॉलिंग प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, शेल क्वाइलिंग। शेल क्यों क्वाइल होता है, आपने देखा होगा जो वो क्या कहते हैं गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके शेल क्वाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनकी क्वाइलिंग क्या होती है। द अर्लीस्ट फॉसल गैस्ट्रोपोड हैड अ शेल दैट वाज क्वाइल्ड इन वन प्लेन। मतलब एक फॉसल हमें नज़र आया जिसका जो शेल है वो जस्ट एक प्लेन में क्या हुआ, क्वाइल्ड हुआ, मतलब जैसे कोन होती है उस तरह ऊपर की तरफ, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज़ नॉट कॉमन इन लेटर फॉसल, बाद में ये अरेंजमेंट नहीं थी, बिकॉज प्रॉब्ली ग्रोथ रिजल्टेड इन एन इंक्रीजिंगली कम्बरसम शेल। जो शेल है उसकी जो मतलब साइज़ होगा वो क्या होगा, मॉडर्न में नीचे की तरफ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। मतलब देखें ना, अगर आप स्नेल की क्वाइलिंग को चेक करें शेल की, तो ऊपर वाले क्वाइल छोटे होते हैं लेकिन नीचे वाले क्या होते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। मतलब सम मॉडर्न स्नेल हाउएवर हैव सेकेंडरली रिटर्न टू दिस शेल फॉर्म, ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि दोबारा से वन प्लान वाले फॉर्म में आ रहे हैं। Most modern snail shells are asymmetrically
coiled, वो asymmetrically coiled होते हैं into more compact form with successive coil or whorl slightly larger than and ventral to the preceding whorls, जिसमें जो आगे आने वाला whorl होता है, coil होता है, वो बड़ा होता है और दूसरा एग्जैक्टली वो जो पहले वाला coil है उसके एग्जैक्ट क्या होता है, नीचे बनता है। जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रही है। अब देखिए ये आपको कॉइलिंग नज़र आ रही है शेल की। अगर ये देखिए ये पुराने वाला कॉयल है वो छोटा है, उससे नए वाला उससे बड़ा, उससे नए वाला उससे बड़ा, ठीक है, और उससे नए वाला उससे बड़ा, और जो सबसे नए वाला है जिसमें ऑर्गेनिज्म का विसरल मास है वो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। ये शो कर है ग्रोथ को। मतलब जब ऑर्गेनिज्म इस शेल पोर्शन में था तो उसका साइज़ छोटा था, इसमें और छोटा, तो यहाँ पर आके वो बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसके शेल का साइज़ भी क्या हो रहा है, कॉइलिंग के ज़रिए बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है जी। दिस पैटर्न लीव लेस रूम one side of the visceral mass for certain organs, which means that organ that are now single were probably paired ancestral। कहता है इसमें क्या होगा, अब जो पैटर्न है उसके नतीजे में क्या होगा, एक साइड पर, ठीक है, जो लीव रूम्स होंगे वो कम बचेगा, मतलब ज़्यादातर मैस जो है वो ऑक्यूपाइड होगा, विसरल मैस मौजूद होगा। पहले वो सिंगल साइड पे था, फिर अब सारे पर होगा। इसका मतलब ये है कि पहले आर्गन क्या थे, सिंगल सिंगल थे, अब क्या है, पेयर्ड फॉर्म में। This asymmetrical arrangement of internal organ is described further in description of particular body system। ठीक है, इसे particular body system में नेक्स्ट आगे डिस्क्राइब किया जाएगा, आप देख सकते हैं। आगे आ जाते हैं ये लोकोमोशन। हाउ गैस्ट्रोपोड मूव। गैस्ट्रोपोड के पास एक बड़ा सा नीचे फुट मौजूद होता है। जैसे अगर आप डायग्राम देखें ना, ये पीछे वाली मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये नीचे एक बड़ा सा फुट है, मस्कुलर फुट। इसकी बेस पर सीलिया भी हैं और ये म्यूकस भी सिक्रीट करता है। तो ये जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर म्यूकस सिक्रीट करेगा, तो फुट के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में एक पूरी म्यूकस लेयर बन जाएगी। तो ये हेड है और ये पीछे जो शेल के अंदर है वो विसरल मास है। ठीक है, तो इस वजह से विसरल मास की वजह से टर्म गैस्ट्रो और इस फुट की वजह से टर्म पोड ली जाती है। तो ये गैस्ट्रोपोड्स हैं। ठीक है, लोकोमोशन में नियरली ऑल गैस्ट्रोपोड्स हैव फ्लैटर्ड फुट, उनके ऊपर एक चपटा फुट होता है, दैट ऑफन स्लिएटेड, जिसके ऊपर बाज का सीरियस हो देते हैं, दैट कवर्ड ग्लैंड सेल्स, जो कि ग्लैंड सेल्स के बिल्कुल ऊपर होते हैं, एंड यूज टू क्रीप अक्रॉस द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के ऊपर वो रेंगने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। द स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोपोड यूज सीलिया फॉर प्रॉपल दैम सेल्फ ओवर अ म्यूकस ट्रेल। जो छोटे गैस्ट्रोपोड्स हैं वो पहले म्यूकस को सिक्रीट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और उसके ऊपर जो मतलब सीलिया जिनके होते हैं फुट के, वो बीट करते हैं, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से क्या करते हैं, क्रीपिंग करते हैं। ठीक है, प्रॉपर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मस्कुलर फुट है उसमें किसी किस्म की वेव नज़र नहीं आ रही होती, टोटल की टोटल मूवमेंट कंट्रोल कर रहे होते हैं सीलियास, और वो किस में बीट कर रहे हैं, म्यूकस ट्रेल में। नेक्स्ट जी, लार्जर गैस्ट्रोपोड जो है वो यूज़ करते हैं वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड दैट मूव ओवर द फुट, जो फुट के ऊपर क्या कहते हैं, मूव करती है। मतलब ऐसे वेव उठती है जो आगे से इंटीरियर एंड से लेकर पोस्टीरियर एंड पर जाती है। द फुट ऑफ सम गैस्ट्रोपोड इज़ मॉडिफाइड फॉर क्लिंगिंग, लेकिन कुछ जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं उनके फुट चिपकने वाले होते हैं, वो लटकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाज़ का जो गार्डन स्नेल है वो आपको पौधों की टहनियों पर, पत्तों पर नज़र आते हैं। जैसे अभी ये जो पीछे मैंने डायग्राम दिखाई है उसमें भी वो एक टहनी के ऊपर है, क्लिंग कर रहा है। जैसे एबलॉन्स हैं, लिम्पेट्स हैं, उनमें वो क्या करता है, क्लिंगिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। और बाज़ गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके जो फुट होते हैं वो ऐसे चौड़े चपटे फैले हुए होते हैं और वो स्विम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे फैले होते हैं जिस तरह बटरफ्लाई के विंग्स, तो इन्हें सी हेयर्स या सी बटरफ्लाइज भी कहा जाता है, खरगोश जैसे या बटरफ्लाई जैसे। अब देखिए आपको ये गैस्ट्रोपोड एक नज़र आ रहा है, ये इसका नीचे फुट है और इस पर ये वेव जनरेट हो रही है, पैडल वेव। अब देखें वेव कैसे जनरेट होती है, ये इसकी एनाटॉमी देख लें आप ज़रा। ये मसल्स हैं जो कि इसकी फुट की जो एपिथेलियम है उसके बिल्कुल ऊपर जुड़े हुए हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर मसल है। ठीक है, ये एपिथेलियम है, इस एपिथेलियम के पीछे यहाँ पर नीचे सीलियस भी होंगे, और ये नीचे सबस्ट्रेट है। अब देखें ना, एपिथेलियम सबस्ट्रेट के साथ अटैच नहीं है क्योंकि बीच में म्यूकस की लेयर है। अब वेव जनरेट होती है, पहले ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये यहाँ से फुट ऊपर उठता है, ठीक है, और छोटा सा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसका साइज़ छोटा होता है यहाँ से ना, इधर से। ठीक है, ये साइज़ में यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आगे वाला हिस्सा है वो चिपका हुआ होगा, वो पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और ऑर्गेनिज्म जबकि पीछे की तरफ खींचेगा नहीं बल्कि उल्टा आगे जाएगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा स्नेल अपने इस फुट के अगले पोर्शन को चिपका देगा, पीछे वाले पोर्शन पे वेव पैदा करेगा, जिसकी वजह से पीछे वाला पोर्शन जो है वो खिंच के क्या होगा, आगे चलाएगा। फिर यहाँ पे वेव पैदा होगी, उससे पीछे वाला आगे चलाएगा, फिर यहाँ पे पीछे इस तरह वेव जनरेट होती जाएगी। ठीक है, और इसमें लोकोमोशन प्रोसीड होगी। देखिए, फीडिंग एंड डाइजेशन।
सबसे पहले बात करते हैं फीडिंग की। मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स फीड ऑन बाय स्क्रैपिंग algae और अदर स्मॉल अटैच्ड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सबस्ट्रेट, कहते हैं फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट। कहते हैं कि ये गैस्ट्रोपोड क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं, खुरचते हैं, ठीक है, algae को या दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को जिसके ऊपर ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेट की फॉर्म में, या जो इनके सबस्ट्रेट पे अटैच होते हैं। एंड अदर आर हर्बीवर्स दैट फीड ऑन लार्ज प्लांट स्केवेंजर। कुछ मतलब हर्बीवर्स होते हैं, वो बड़े पौधों के पत्तों पर होते हैं और वो अपने रेडियोला से पत्ते पे सुराख कर देते हैं, मतलब अपनी रेडियोला जो नुकीली कहने के कार्टिनियस टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिस पर होते हैं, उसे ऐसे ना चाटते हैं, उसके साथ पत्ते को स्क्रैप करते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है, जो पत्ता होता है उसके ऊपर से खुरचियाँ उतार के अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। कुछ जो हैं स्नेल वो पैरासाइट भी होते हैं और कुछ प्रेडेटर भी होते हैं। Anterior portion of digestive tract may be modified into extensible proboscis which contain a radiola। जो anterior portion है वो आगे की तरफ निकल सकता है बाहर की तरफ माउथ से, प्रोबोसिस नोट की तरह काम करता है और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे क्या कहते हैं, रेडियोला कहते हैं। रेडियोला के लास्ट टाइम मैं लेक्चर में डिटेल से डायग्राम के भी बता चुका हूँ, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सम प्रेडेटरी स्नेल, ये कुछ स्नेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो एक्सट्रैक्ट करता है एनिमल फ्लैश को फ्रॉम हेड टू रीच एरियाज, ठीक है। मतलब अटैच हो जाएगा बॉडी के ऊपर और अपने रेडियोला के साथ क्या करेगा, उसके जो गोश्त है उसमें मतलब उसमें ज़ख़म कर देगा और उससे वो जो उसका फ्लैश का मटेरियल होगा उसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जज्ब कर लेगा, ठीक है, जूस लाइक स्ट्रक्चर जज्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद जी डाइजेशन में क्या है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है गैस्ट्रोपोड का, लाइक दैट वन ऑफ द मोस्ट मोलस्कन इज सिलिएटेड। जो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो सिलिएटेड होता है, ठीक है। और सीलियस मतलब इसमें पेरिस्टालसिस जनरेट नहीं होती, सीलियस की बीटिंग की वजह से जो फूड है वो एंटीरियर पोर्शन से पोस्टीरियर पोर्शन में जाती है। मतलब फूड इज़ ट्रैप्ड इन म्यूकस स्ट्रिंग, ये एक म्यूकस की जो लेयर बनी होती है उसमें ट्रैप होती है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ म्यूकस मैस कॉल्ड प्रोटोस्टाइल। एक म्यूकस मैस होता है जिसमें प्रोटोस्टाइल कहते हैं, एक ग्रूव सा बना होता है स्टमक में, मतलब माउथ से लेकर स्टमक में, मतलब आप वो जो उसकी ट्यूब है ना, फूड ट्यूब है जिसे इसोफिगस कह सकते हैं, उसमें से लेकर स्टमक तक एक ग्रूव बना होगा, उस ग्रूव को प्रोटोस्टाइल कहते हैं और उसमें सीलियाज होते हैं, वो सीलिया बीट करते हैं, ठीक है, और फूड को क्या कहते हैं, ट्रैप करके पीछे की तरफ ले जाते हैं। साथ ही डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, द विसरल मैस रिलीज एंजाइम, वो एंजाइम रिलीज़ करते हैं, एसिड इनटू स्टमक में एसिड पैदा करते हैं, फूड जो ट्रैप होती है प्रोटोस्टाइल में वो फ्री और डाइजेस्टेड फ्रीड हो जाती है स्टमक में जाकर और डाइजेस्ट कर दी जाती है। एंड वेस्ट फ्रॉम द फीकल पैलेट, वेस्ट से फीकल पैलेट बनते हैं जो कि इंटेस्टाइन के ज़रिए क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, ठीक है जी। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, इस डायग्राम में देखें ज़रा, आपको ये माउथ नज़र आ रहा है इसका, ठीक है। इस माउथ में ये प्रोट्यूडेबल बाहर की तरफ निकलने वाली एक क्या लेके प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरी ये उस प्रोबोसिस लाइक स्ट्रक्चर के बिल्कुल एंटीरियर वाला ये पोर्शन पे रेडियोला मौजूद है, इसे रेडियोला कहते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर को रेडियोला कहते हैं। ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह टंग नहीं, यहाँ पर ये मसल्स हैं जो कि इस प्रोबोसिस को बाहर की तरफ जाने देते हैं और रिट्रैक्ट करके वापस लेके आते हैं। और बीच में एक कार्टिलेज है जिसे ओडोंटोफोर कार्टिलेज कहा जाता है, जो कि तीत की तरह काम कर रहा है और इसके ऊपर एक पूरी लेयर बनी है, जिस लेयर के ऊपर मतलब एपिडर्मल लेयर है जिसके ऊपर क्या है, काइटन लाइक, ठीक है, कह लें कि स्ट्रक्चर पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो उनसे हैं वो ऊपर की तरफ उभरी हुई हैं। अगर आप इसके वो जो काइटन लाइक तीत हैं उनकी डायरेक्शन को देखें ना, वैसे पीछे की तरफ नोकीले हुए हैं, इट मीन ये अपने इस ज़ुबान की तरह के स्ट्रक्चर से या रेडियोला से किसी चीज़ को चाटेगा तो उससे वो चीज़ें खुरच के, ठीक है, ऊपर से मटीरियल खुरच के क्या होगा, पीछे की तरफ माउथ में आ जाएगा। ये रेडियोलस लैक है और फूड जो सी है वो कहाँ पे जाएगी, इसोफिगस में, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये देखिए जी, एक सिंपल सी डायग्राम है डाइजेस्टिव ट्रैक की। ये एक स्नेल का माउथ है, माउथ के बाद ये इसोफिगस है, फिर ये क्रॉप है, क्रॉप से फूड, फिर भी ये फूड पाइप से जा रही है स्टमक में यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं। इधर भी माउथ के पास भी ना ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। यहाँ पर डाइजेशन होगी, डाइजेशन होने के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, इंटेस्टाइन सिलोम में है जहाँ से फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनअब्जॉर्ब मटेरियल जो है वो कहाँ पे जाएगा, एनस के ज़रिए मेंटल कैविटी में क्या होगा, रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। गैस एक्सचेंज ऑलवेज इन्वॉल्व द मेंटल कैविटी, चाहे वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में हो रही है चाहे वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हो रही है, गैस एक्सचेंज में मेंटल कैविटी ज़रूर इन्वॉल्व होती है, ठीक है।
देखें जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स हैं इनमें 2 गिल्स होते हैं और जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड्स हैं उनमें 1 गिल्स होता है, क्योंकि एक गिल जो है वो कॉइलिंग के दौरान क्या हुआ है, लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद सम गैस्ट्रोपोड्स हैव रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंटल। इसमें जो मेंटल होती है वो रोल्ड हुई होती है, उसकी एक्सटेंशन एक होती है, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई, जो कि एक सिफोन की तरह एक्ट करती है। दैट सर्व एज इनहेलेंट ट्यूब, वो एक इनहेलेंट ट्यूब के तौर पे काम करती है जो पानी को मेंटल कैविटी तक लेके जाती है। देखें ड्रोइंग स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ जो अपने आप को पानी के जो पैंदा होता है ना, मतलब जो भी वाटर बॉडी है उसके जो बॉटम है उसके बीच में अपने आप को मिट्टी वगैरह में ब्रो करके ले जाती है, तो एक छोटी सी ट्यूब ऊपर सरफेस पे निकलती है जिसे सिफोन कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, ब्रिंग करती है वाटर को कहाँ पर, मेंटल कैविटी में। जैसे आप देखें ये पुराने प्रिमिटिव की बात के इसमें 2 गिल्स हैं और ये मॉडर्न स्नेल है जिसमें 1 गिल मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एक मोलस्कन है, गैस्ट्रोपोड है, उसमें ये मेंटल कैविटी से एक बड़ी सी ट्यूब बाहर आ रही है जिसे सिफोन कहते हैं। पानी यहाँ से मेंटल कैविटी में जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है। और ये वाले जो जानदार होते हैं ये ज़्यादातर मतलब सबस्ट्रेटम के बीच में, या ये जो मिट्टी है गिर, इसके बीच में क्या होते हैं, अपने आप को बोरो बना के रखते हैं। इस वजह से बारों के बाहर ये ट्यूब निकली होती है जो कि इसको गैस एक्सचेंज में क्या करती है, मदद देती है, ठीक है जी। उसके बाद अगर लैंड स्नेल की बात करें तो उनमें गिल्स ख़त्म हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और मेंटल कैविटी एक ना पल्मोनार यानी कि एक लंग्स की तरह काम करती है। बट दीज स्नेल हैव रिचली वेस्कुलर मेंटल कैविटी। इसमें ये जो मेंटल कैविटी है इसके ऊपर गिर्द ढेर सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिस तरह आपके लंग्स में एल्वोलाई के गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं फॉर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर। ब्लड और एयर के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जो मेंटल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हेल्प करती है सर्कुलेट करने के लिए एयर या वाटर को थ्रू मेंटल कैविटी। अब देखिए ना, मेंटल, ये एक मेंटल कैविटी में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एयर यहाँ से इंटर होगी और इंटर होके यहीं से क्या होगी, वापस जाएगी। जो मेंटल की मेम्ब्रेन होगी, मेंटल लेयर, उसके बीच में क्या होगी, ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, जो इसे पूरी तरह सराउंड कर रही होंगी, और ब्लड वेसल्स और मेंटल में मौजूद एयर के बीच में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। और वो ब्लड वेसल जिनमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा वो कहाँ पर जाएंगे, हार्ट में। हार्ट उसे पंप करके उस ब्लड वेसल को भेज देगा किसमें, हीमोसील में, यानी कि कैविटी में, चूँकि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वहाँ पर ब्लड चला जाएगा और वहाँ पर मौजूद ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये जो मेंटल कैविटी है वो एक लंग की तरह काम कर रही है, तो इस वजह से इसे पल्मोनेट कहा जाता है, ठीक है जी। सर्कुलेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोपोड्स like most molluscans have an open circulatory system. During the part of its circuit around the body, the blood leave the vessel directly path the cell into the tissue space called sinuses. कहते हैं कि जब ये सर्कुलेट कर रहा होता है तो ब्लड वेसल एक साइनोसिस लाइक स्ट्रक्चर्स में आती हैं, जहाँ पर ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती है और ब्लड निकल कर उन कैविटी में भर जाता है, और उनमें मौजूद जो ऑर्गन्स हैं उन्हें बात करता है, सेलों को बात करता है, और डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का। Molluscs typically have a heart consisting of a single muscular ventricle and two auricles. Auricles, इसमें 2 auricles होते हैं, 2 आर्टरियम होते हैं और 1 ventricle होता है। Most gastropods have lost one member of pair of auricles. ज़्यादा में एक मेंबर जो है वो कॉइलिंग के दौरान क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। जैसे आपको ये पीछे वाली डायग्राम दिखाएं तो इसमें ये आपको एक ही यूरिकल्स और एक ही वेंट्रिकल क्या है, नज़र आ रहा है। यूरिकल वो होता है जहाँ से ब्लड आता है और वेंट्रिकल वो होता है जहाँ से ब्लड आगे जाता है। तो अब ये देखें, ये एक इस डायग्राम में आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड यूरिकल से इंटर हुआ, वेंट्रिकल में आया और वहाँ से ब्लड वेसल में चला गया, और ब्लड वेसल ने अपने ब्लड को ये मेंटल कैविटी या मतलब जो भी आगे कैविटी होगी, बॉडी कैविटी, उसमें क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, ठीक है ना। हाइड्रोलिक स्केलेटन, या ऐसा कह लें कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। In addition to transporting nutrient waste gases, the blood of molluscans act as a hydraulic skeleton. ये एक hydraulic skeleton के तौर पे क्या करता है, काम करता है। The hydraulic skeleton consists of blood confined to the tissue space for sport. ये टिश्यू के अंदर या टिश्यू के गिर्द जो टिश्यू के अंदर स्पेस होती है उसमें ब्लड क्या होता है, भर जाता है और रुक जाता है, और उन टिश्यूज़ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड मोलस्कस यूज़ इट्स हाइड्रोलिक स्केलेटन टू एक्सटेंड बॉडी स्ट्रक्चर। ये बॉडी स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करने के लिए, फैलाने के लिए काम करता है। जैसे बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मसल द डिस्टेंट फ्रॉम द एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर। इसके मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मतलब जो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर होती है वो दूर से क्या होती है, एक्सटेंड हो जाती है। फॉर एग्जांपल स्नेल हैव सेंसरी टेंटेकल्स ऑन देयर हेड, उनके हेड पे टेंटेकल्स होते हैं। एंड इफ़ अ टेंटेकल इज़ टच, अगर आप उसे टच करेंगे तो रिट्रैक्टर मसल जो है उसे रैपिडली अंदर की तरफ खींच लेंगे।
हाउएवर नो एंटागोनिस्टिक मसल टू एक्सटेंड द टेंटिकल्स को वापस बाहर निकालने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्नेल इसमें क्या करता है, उन टेंटिकल्स में डिस्टेंट मसल को डिस्टेंट करने के लिए, फैलाने के लिए क्या करता है, ब्लड को स्क्वीज़ करता है ताकि ब्लड किस में जाए, टेंटिकल्स में, और फ्रॉम एडजेसेंट ब्लड साइनोसिस से, मतलब जो इर्द गिर्द की साइनोसिस है वहाँ पर ब्लड क्या किया जाता है, स्क्वीज़, और ब्लड भर जाता है टेंटिकल्स में, और टेंटिकल्स क्या होते हैं, सीधे हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकल आते हैं। Then the nervous system of primitive gastropod is characterized by 6 ganglion located on the head and foot. हेड से फुट तक 6 गैंग्लियन होते हैं विसरल मैस में। एंड इन प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड द टॉर्जन ट्विस्टेड द नर्व दैट लिंक दीज गैंग्लियन। ये टॉर्जन जो है वो जो नर्व होता है जो कि इन गैंग्लियन को आपस में जोड़ होता है, उन्हें ट्विस्ट कर देता है, यानी कि वो हेड से शुरू होकर हेड के ऊपर मेंटल कैविटी पे क्या होता है, एंड हो जाता है। So evolution of gastropod nervous system has resulted in untwisted of nerve and a concentration of nervous tissue into fewer larger ganglions especially in the head। कहता है कि एवोल्यूशन के नतीजे में क्या होता है, जो गैस्ट्रोपोड है उसका नर्वस सिस्टम जो है वो एवोल्यूशन के बाद अनट्विस्टेड हो जाता है, मतलब मेंटल कैविटी वहीं पर रहेगी टॉप पे, बट जो उसका नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ निकल के सीधा हो जाएगा, और हेड रीजन वाले जो गैंग्लियन है वो साइज़ में क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, आप डायग्राम देखिएगा ज़रा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सेरिब्रल गैंग्लियन है, ठीक है, ये पैडल गैंग्लियन है, और पीछे ये विसरल गैंग्लियन चला जाएगा, और इस तरह बड़ा सा नर्व जो होगा वो सीधा विसरल मैस में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, ये 3 मेन गैंग्लियन है, सेरिब्रल जो कि सेंसरी ऑर्गन्स रिसेप्टर से लिंक करते हैं, और पेडल गैंग्लियन जो कि वो जो पोर्स होता है, जो फीट होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और विसरल गैंग्लियन जो कि बॉडी मैस, जो विसरल मैस है उनकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, फिर आगे जी बात करते हैं रिसेप्टर्स की। गैस्ट्रोपोड्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी स्ट्रक्चर, जैसे आइस हैं दैट मे बी एट द बेस और एट द एंड ऑफ टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स हैं उनके बिल्कुल टॉप पर या उनके बेस पर हो सकते हैं। कई स्नेल आप देखेंगे जिनकी आई उनके टेंटिकल्स के नीचे हैं, और कई स्नेल आप ऐसे देखेंगे जिनकी आइज़ उनके टेंटिकल्स की बिल्कुल टिप पर है। एंड दे मे बी सिंपल पिट्स ऑफ फोटो रिसेप्टर। ये फोटो रिसेप्टर के छोटे छोटे पिट्स हैं, बाकायदा कोई आई नहीं है, लेकिन इनके पास फिर भी मतलब बाज़ औक़ात इनके पास लेंस भी होते हैं और कॉर्निया भी मौजूद होती है जो कि मतलब प्रॉपर विजन प्रोवाइड कर सकती है। और उसके अलावा इनके पास स्टेटोसिस्ट है जो कि फुट पर है, और ऑस्फ्रेडिया है जो कि कीमो रिसेप्टर है जो कि इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द मेंटल कैविटी की जो शुरुआती वॉल होती है उसमें मौजूद होती है, और ये डिटेक्ट कर सकती है सेडिमेंट्स को, केमिकल्स को जो वाटर के साथ अंदर दाखिल होंगे और एयर के साथ। और इस तरह ऑफ्रेडिया जो है वो ऑफ प्रेडेटरी गैस्ट्रोपोड वो हेल्प करता है टू डिटेक्ट द प्रे, ताकि वो अपने प्रे को क्या कर सकें, डिटेक्ट कर सकें। दैन उसके बाद एक्सक्रीशन की बात करेंगे। प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड पोजेस 2 नेफ्रिडिया। जो पुराने गैस्ट्रोपोड हैं उनमें 2 नेफ्रिडिया होते थे, लेकिन जो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड हैं उनमें जस्ट राइट साइड पर एक सिंगल नेफ्रिडियम है। ठीक है, मतलब सिंगल नेफ्रिडियम डिसअपीयर्ड हो गया शेल की क्वालिंग की वजह से। ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड का नेफ्रिडियम है वो अभी तक क्या है, मौजूद है। ठीक है, अच्छा, नेफ्रिडियम कंसिस्ट ऑफ अ सैक। इसमें एक सैक होता है विद हाईली फोल्डेड वॉल्स, जिसकी वॉल जो सी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, अंदर की तरफ फोल्ड हुई होती हैं, जिसकी वजह से जो वो क्या कहते हैं, सरफेस एरिया बढ़ता है, और ये कनेक्ट करता है टू द रिड्यूस सिलोम के साथ, और जो कि सिलोम पेरिकार्डियल कैविटी होती है, मतलब जो हार्ट के गिर्द सिलोम होते हैं उसके साथ। द एक्सक्रीटिव वेस्ट आर ड्राइवन लार्जली फ्रॉम द फ्लूइड फिल्टर्ड एंड सिक्रेटेड इनटू सिलोम फ्रॉम द ब्लड। कहता है जो ब्लड से डाइजेस्टिव एक्सक्रीटिव वेस्ट होता है उसे फ्लूइड में लाया जाता है फिल्टरिंग के ज़रिए, और सिक्रीट कर दिया जाता है सिलोम में। और जो नेफ्रिडियम होता है वो मॉडिफाइड दिस वेस्ट बाय सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि उनमें से कुछ वेस्ट की एब्जॉर्प्शन करेगा और कुछ की नहीं करेगा। सर्टन आइंस और ऑर्गेनिक मालिक्यूल को क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, उन्हें मॉडिफाइड किया जाएगा। और जो नेफ्रिडियम है वो ओपन होगा किस में, मेंटल कैविटी में, इन लैंड सिनेल ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी एडजेसेंट टू द मेंटल कैविटी। जबकि जो लैंड सिनेल है उनमें मेंटल कैविटी में ओपन नहीं होगा, राइट साइड पे ओपन होगा। ठीक है, और एनल ओपनिंग भी जो सी वो राइट साइड पर उसके साथ जुड़ी होगी, मतलब जो टेरेस्टेरियल है उनमें एनल ओपनिंग और एक्सक्रीटरी ओपनिंग क्या होगी, कॉमन होगी। जबकि जो एक्वेटिक है उनमें मेंटल कैविटी में होगा और दोनों की ओपनिंग क्या होगी, सेपरेट होगी। ठीक है, एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड सिपिशी एक्सक्रीट अमोनिया बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ वाटर। उनके पास बहुत ज़्यादा वाटर है तो वो अमोनिया को एज इट इज़ हाई वाटर कंसनट्रेशन के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जो टेरेस्टेरियल हैं वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड में, बिकॉज यूरिक एसिड रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। वो पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है और लेस टॉक्सिक होता है, तो लिहाजा उसे बड़ी आसानी से सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट किया जा सकता है। ठीक है जी,
अच्छा, ये डायग्राम देखें आप ज़रा, यहाँ पर ये डायग्राम देखने वाली है, ठीक है। ये हार्ट है जिसमें दो ये इसके चैम्बर हैं, ये इसके गिर्द सिलोम है, ठीक है। सिलोम के साथ ये एक सैक अटैच है जिसे नेफ्रीडियम कहते हैं। तो ये नेफ्रीडियम उस सिलोम में से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सेलेक्टिव मटेरियल को और उसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, यूरिक एसिड में। और अगर टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है और अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, जैसे ये एक्वेटिक सिनेल आपको नज़र आ रहा है, तो इसे फौरी तौर पे क्या करेगा, मेंटल कैविटी में रिलीज़ कर देगा और वहाँ से बॉडी से निकल जाएगी, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें मेंटल कैविटी भी नहीं होती और उसमें ये नेफ्रीडियम थोड़ी सी मॉडिफाइड होती हैं, बॉयल ट्यूब्स होती हैं किडनी लाइक, और फिर वो मेंटल कैविटी की बजाय मेंटल कैविटी से शेल के साथ पोर्स होते हैं, वहाँ से उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मैनी मेराइन स्नेल आर डाइशियस, द गोनेड्स लाई इन स्पायरल ऑफ द विसरल मैस, वो डाइशियस होते हैं, ठीक है। और विसरल मैस में दोनों गोनेड्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। द डक्ट्स डिस्चार्ज गैमीट इनटू द सी फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो गैमीट डक्ट्स होती हैं वो मेंटल कैविटी के थ्रू जो गैमीट्स होते हैं उन्हें पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं ताकि उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो। और मैनी अदर स्नेल जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, ठीक है। और इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। मोनोशियस से मुराद इनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मौजूद होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है, वो भी इंटरनल, ठीक है। अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। कॉपुलेशन में क्या होता है, म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफ़र होती है। वन सिनेल में एक्ट एज द मेल, एक मेल की तरह एक्ट करेगा और दूसरा क्या होगा, फीमेल की तरह। मोनोइशियस की बात हो रही है। और एक पीनस इवॉल्व होगी फ्रॉम द फोल्ड ऑफ द बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल की फोल्ड है उसमें से। एंड अ पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हैव बिकम ग्लैंडुलर, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का जो पोर्शन होगा वो ग्लैंडुलर हो जाएगा, सिक्रीशन करेगा एंड सिक्रीट अ म्यूकस, और म्यूकस सिक्रीट करेगा और एक प्रोटेक्टिव जेली या एक कैप्सूल बना देगा किसके ऊपर, फर्टिलाइज्ड एग पर। और सब मोनोइशियस स्नेल आर प्रोटोएंड्रिक, कुछ प्रोटोएंड्रिक होते हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले एक्टिव होता है और पहले स्पर्म पैदा होते हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या होते हैं, स्पर्म डिजनरेट हो जाते हैं, या स्पर्म कह रहा हूँ, गोनेड, मेल गोनेड डिजनरेट हो जाते हैं जो स्पर्म पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद ओवरी मैच्योर्स होती हैं और ओवरी एग पैदा करती है और इसके नतीजे में फर्टिलाइजेशन होती है। अब ऐसा होता है कि एक कोई स्नेल है उसमें स्पर्म जो उनसे पैदा करने वाले गोनेड्स हैं यानी कि टेस्टिस हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, और दूसरा कोई स्नेल है उसमें ओवरी मैच्योर हो चुकी है, तो इनमें यह क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है। मतलब कपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू, पीनस के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है स्पर्म को फ्राम वन स्नेल टू अदर स्नेल, यानी कि फ़ीमेल स्नेल की तरफ, ठीक है। एक मेल की तरह एक्ट करेगा और एक क्या करेगा, फीमेल की तरह। डेवलपमेंट, एग्स जो उनसे हैं वो शेड होते हैं सिंगली या मैस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो इसमें पूरा ग्रुप बनेगा, और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो सिंगल एग भी हो सकते हैं। इंटरनली फर्टिलाइज्ड एग और डिपॉजिट इन जेनिटेलियस स्ट्रिंग और मैसेज, उन्हें जेनिटेलियन स्ट्रिंग के ऊपर क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। द लार्ज यॉकी एग ऑफ टेरेस्ट्रियल स्नेल, जब टेरेस्ट्रियल स्नेल की बात करें तो उनमें बड़े और यॉकी एग होते हैं। दैट डिपॉजिट इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट, जैसे मॉइस्ट इन्वायरमेंट में जैसे एज फॉरेस्ट फ्लोर, लीफ लेटर जो है, मतलब जो पत्ते जंगल पे गिरे हुए उनके नीचे पैंदे में लगाया जाएगा। और कैल्सरियस शेल भी बाज़ औक़ात उनके ऊपर इनकैप्सुलेट किया जाता है, उन्हें पैक कर दिया जाता है। इन मेराइन गैस्ट्रोपोड द स्पायरल क्लीवेज रिजल्टेड इन फ्री स्विमिंग गैस्ट्रोपोड लार्वा, कहता है कि स्पायरल क्लीवेज होती है जिसके नतीजे में मतलब क्लीवेज स्पायरल होगी। स्पायरल क्लीवेज से मुराद जो डवीन है, एक सिंगल जाइगोट जो उनसे वो डिवाइड होकर कई ब्लास्टोमर्स बनाएगा और उनकी जो डवीन है वो स्पायरल फॉर्म में होगी। मतलब नीचे वाले 4 सेल जो है उनके ऊपर 4 सेल एग्जैक्ट उनके ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर वाले सेल नीचे वाले सेलों के डवीन प्लान के दरमियान में आएंगे, उसे स्पायरल क्लीवेज कहते हैं। और ये आपने पढ़ा हुआ है शुरू वाले चैप्टर में, प्रोटियोस्टोम और डिटीरोस्टोम्स में, ठीक है। डेवलप होते हैं एनदर फ्री स्विमिंग लार्वा में, और मतलब पहले ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप होते हैं, फिर दूसरा फ्री लिविंग लार्वा होता है जिसमें फुट, आइज़, टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, शेल भी मौजूद होता है, इसे विलिगर लार्वा कहा जाता है। सम टाइम ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है वो सप्रेस्ड होता है, मतलब वो थोड़ा अर्सा नज़र आता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, जबकि विलिगर लार्वा जो है ये प्राइमरी लार्वा के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। और जो विलिगर लार्वा है उसी में ही टॉर्जन का जो प्रोसेस है ना, वो ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी मैस का, वो विलिगर लार्वल स्टेज पर आता है।
और इसमें पहले सेटलिंग होती है। विलीगर लार्वा पहले तो मोटाइल होता है ना, मूव करता है अपने सीरियस की मदद से, और फिर उसके बाद ये सेटल्ड हो जाता है और उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है और उसी दौरान टॉरियन भी होती है। मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा स्टेज में और इसमें अडल्ट में मेन फंक्शन फुट का प्रॉपरली डेवलप होना और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना है, ठीक है ना। जैसे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, इसमें ये स्नेल है जिनमें स्पॉनिंग की है, स्पर्म और एग रिलीज़ हुए हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, डिवीजन हुई है, ये एक सिंगल ज़ाइगोट से 2 सेल और इस तरह डिवीजन होती जाएगी। और पहले ये ट्रोकोफोर लार्वा, फिर उसके बाद ये विलीगर लार्वा, फिर ये विलीगर लार्वा लेटेस्ट स्टेज पे क्या होगा, सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद इसमें टॉरियन होगी और टॉरियन होने के बाद विलीगर लार्वा फर्दर डेवलप होगा और ये डेवलप होकर किस में तब्दील हो जाएगा, स्नेल में, ठीक है जी। गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी क्या है? द सब क्लास, इसमें मतलब क्या वैरायटीज़ होती हैं। 3 बेसिकली सब क्लासेस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है जी प्रोसोब्रांचिया, लार्जेस्ट ग्रुप है गैस्ट्रोपोड्स का, ठीक है, इन द सब क्लास प्रोसोब्रांचिया, मतलब ये बड़ा ग्रुप है और इसमें 20,000 स्पीशीज, यानी कि टोटल गैस्ट्रोपोड्स जो क्लास है उसमें 35,000 स्पीशीज़ थी, उनमें से 20,000 स्पीशीज़ सब क्लास प्रोसोब्रांचिया में, ठीक है। और ये मोस्टली मेराइन होते हैं बट फ्यू आर फ्रेश वाटर और टेरेस्टेरियल, ज़्यादातर मेराइन है लेकिन चंद एक ऐसे भी हैं जो कि फ्रेश वाटर या टेरेस्टेरियल हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ दिस क्लास आर हर्बीवोर्स, ज़्यादातर हर्बीवोर्स हैं, डिपॉजिट फीडर हैं, लेकिन चंद एक कॉर्निवोरियस भी हैं। सम कॉर्निवोरियस स्पीशीज़ इंजेक्ट वैनम इनटू द फिश, ये फ़िश के अंदर अपने वैनम को इंजेक्ट करते हैं या मोलस्कस पर या एनिलीड्स पर, और फिर अपने रेडियोला के साथ उसको क्या करते हैं, होल करते हैं, ठीक है। एक हेयरपोन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से ये होल करते हैं, बड़ा सुराख बना देते हैं। एंड प्रोसोब्रांच गैस्ट्रोपोड इंक्लूड मोस्ट ऑफ फीमेलियर मेराइन स्नेल, ज़्यादातर जो मेराइन स्नेल हैं और एबोलॉन हैं वो इसी क्लास में आते हैं। देर आर दिस सब क्लास आल्सो इंक्लूड हेट्रोपोड्स, इनमें हेट्रोपोड्स आते हैं जिनमें एक सिंगल गैस पोड नहीं है बल्कि वैरायटी के पोड्स मौजूद हैं। एंड दीज एनिमल आर वोराशियस प्रेडेटर, ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर हैं विद वेरी स्मॉल शेल, इनमें शेल जो होता है वो बहुत छोटा या ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये मोर मोटाइल है, मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। द फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू अनडाइल्यूटिंग फिन्स, जो फूड होते हैं वो फिन्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं जिस जो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, दैट प्रॉपर द एनिमल इनटू वाटर, ठीक है ना। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको इसके ये फुट नज़र आ रहे होंगे जो कि फिन लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो चुके होंगे, ठीक है। और बाकी जो विसरल मांस है वो आपको इसके बीच में ऐसे नज़र आ रहा होगा, और शेल जो है वो ना होने के बराबर है, नज़र ही नहीं आ रहा। तो सब क्लास प्रोसोब्रांचिया हेट्रोपोड कार्निनेरिया है जो नज़र आ रहा है, ये प्रेडेटर है और स्विम करता है अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे, ओपन ओशन में। और बॉडी इज़ नियरली ट्रांसपेरेंट, बॉडी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। जो हेड है वो इसका लेफ़्ट साइड पर है एंड शेल इज़ बिलो टू द राइट, वो राइट साइड पर नीचे वाली जानब पर है, ठीक है। और हेट्रोपोड्स उनसे है वो सुपर फैमिली है प्रोसब्रांचिया की, ठीक है ना। मतलब ये रेड साइड लेफ़्ट साइड पर हेड है, ठीक है। और जो शेल है वो राइट साइड पर है, ऐसे नीचे की जानब शेल आएगा यहाँ पर जो कि छोटा हो गया है, ठीक है। और उसके अलावा जो मतलब फैमिली जो सी हैं प्रोसोब्रांचिया की, इसमें ओपन ओशन स्विमिंग स्नेल आ जाते हैं विद अ फिन लाइक फुट, और इनका जो फुट होता है वो फिन लाइक होता है और रिड्यूस शेल होता है, छोटा शेल होता है। दैन उसके बाद सब क्लास ऑफिस्थो ब्रांचिया, द मेंबर ऑफ सब क्लास ऑफिस्थो ब्रांचिया, इनमें इंक्लूड होते हैं सी हेयर्स, सी स्लग्स एंड देयर रिलेटिव, और दूसरे जो इनके रिलेटिव है वो इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। देयर आर मोस्टली मेराइन, ये ज़्यादातर मेराइन है, इंक्लूड फ्यूअर दैन 2,000 स्पीशीज़, इसमें 2,000 स्पीशी से कम स्पीशी क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। एंड शेल मेंटल कैविटी एंड गिल्स आर रिड्यूस्ड और लॉस्ट इन दीज एनिमल, इनमें शेल मेंटल कैविटी और गिल्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो चुके होते हैं। बट दे आर नॉट डिफेंसलेस, ये डिफेंसलेस नहीं होते। मैनी एक्वायर अनडिस्चार्ज नेमेटोसिस्ट फ्रॉम देयर निडेरियन प्रे, कहते हैं कि कोई ऐसे जो से होते हैं वो अनडिस्चार्ज नेमेटोसिस्ट को अपने पास रख लेते हैं निडेरियन प्रे से, विच दे यूज़ टू वार्ड ऑफ प्रेडेटर, और फिर इसे मतलब जो प्रे जो क्या कहते हैं नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं इसे प्रेडेटर उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द टीरोपोड्स हैव फुट मॉडिफाइड इनटू थिन लोब्स, और इनके जो फुट होते हैं वो बारीक लोब्स में क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, ठीक है। मतलब इनके पास नेमेटोसिस्ट है अनडिस्चार्ज, निडेरियन प्रे से इन्होंने ऐसे क्या किया है, हासिल किया है, जो प्रेडेटर को उतारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और साथ ही इनके जो फुट हैं वो टीरोपोड्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनके फुट जो से हैं वो थिन लोब में क्या होते हैं,
मतलब तब्दील हो जाते हैं। टीरो मतलब विंग लाइक इसके फुट होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रो ब्रांची हैं, इसमें कलरफुल न्यूडो ब्रांचेज़ हैं जो कि मतलब जिनके ऊपर ये कलरफुल ब्रांचेज हैं और इनके ऊपर कोई शेल नहीं है या मेंटल कैविटी नहीं है। और जो प्रोजेक्शन है डॉर्सल सरफेस पर वो गैस एक्सचेंज के लिए, ये जो प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये गैस एक्सचेंज के लिए नज़र आती हैं। इन सम नीडो ब्रांचेस द डॉर्सल प्रोजेक्शन आर आर्म्ड विद नेमेटोसिस्ट। हाँ, कुछ में ये जो डॉर्सल ब्रांचेज हैं इनके ऊपर नेमेटोसिस्ट होते हैं, मतलब इसे टच करेंगे तो वो नेमेटोसिस्ट जिस तरह वो हाइड्रा वगैरह में होता है ना, वो इंजेक्ट कर सकता है वेनम को, ठीक है। फॉर प्रोटेक्शन एंड नीडो ब्रांचेस प्रे ऑन स्मॉल सिसाइड एनिमल एंड सच अ सॉफ्ट कोरल्स और स्पॉन्ज। कहता है ये सॉफ्ट एनिमल्स के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। अब ये देखें ना, ये नीचे फुट है, ये इसका विसरल मैस है, ठीक है, और ये टेंटिकल्स टाइप का स्ट्रक्चर, और ये आगे माउथ होगा, हेड होगा, और ये फिर पीछे इसके क्या है क्या कह लें कि आउट ग्रोथ है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्शंस हैं जो कि नेमेटोसिस्ट जिनके ऊपर क्या अटैच है। दैन उसके बाद अगली क्लास है सब क्लास पल्मोनेटा, ठीक है। पल्मोनेट्स लंग से ये टर्म निकले, इसमें तकरीबन 17,000 स्पीशीज़ आ जाती हैं, ठीक है, और प्रीडोमिनेंटली फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल स्पीशी में पाए जाते हैं। अब इनमें से कई ऐसी स्पीशी हैं जो बाद में टोटल काउंट में नहीं आती, ठीक है, इस वजह से टोटल काउंट में कम नज़र आती हैं। और सारी ये जितनी भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ दी जाती हैं, दीज आर अप्रॉक्सीमेट, ये एक कह लें कि पेट कैलकुलेशन नहीं होती। आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेंगी, बट आपने अपनी बुक का डेटा को क्या करना है, फॉलो करना है। जो प्रीडोमिनेंटली फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल स्पीशी एंड दीज स्नेल्स आर मोस्टली हर्बीवोर्स एंड हैव लॉन्ग रेडियोला स्क्रैपिंग प्लांट मटेरियल। ये पत्तों को स्क्रैप करने के लिए इनके पास लंबा रेडियोला होता है और ये हर्बीवोर्स होते हैं। मेंटल कैविटी जो से पल्मोनेट की वो गैस्ट्रोपोड में हाईली वेस्कुलर होती है, उसके गिर ब्लड वेसल्स होती है और वो एक लंग की तरह काम करती है। एयर या वाटर मूव करता है इन और आउट ऑफ द ओपनिंग ऑफ मेंटल कैविटी, जिसे निमेटोस्ट्रोम्स कहा जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम, ये इसके ऊपर ये बिल्कुल पूरे का पूरा आपको सॉफ्ट नज़र आ रहा है, बट ये इसके ऊपर शेल है, ये हेड है, और ये एक ना नेमेटोस्टोम एक ओपनिंग है जिसके ज़रिए हवा अंदर बाहर आती जाती है, ठीक है ना। इन एडिशन द टिपिकल फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल स्नेल द पल्मोनेट इंक्लूड टेरेस्ट्रियल स्लग, उसमें टेरेस्ट्रियल स्लग्स भी आते हैं जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको एक टेरेस्ट्रियल स्लग लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है जिसके ऊपर शेल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर शेल है ही नहीं इसके ऊपर। और नोट द ओपनिंग टू द लंग्स निमेटोस्टोम, और आपको ये ओपनिंग भी क्या हो रही है, नज़र आ रही है, ठीक है। तो वैसे जो दूसरे आप स्नेल देखते हैं ना जिसकी डायग्राम हम पीछे देखते आ रहे हैं बार बार, वो भी क्लास पल्मोनेटा में ही आते हैं, जिसमें वो लंग्स की डायग्राम मैंने आपको गैस एक्सचेंज में दिखाई है, वो क्लास पल्मोनेटा में आते हैं, ठीक है। जितने भी स्नेल हैं, चाहे एक्वेटिक हैं चाहे टेरेस्ट्रियल हैं, वो क्लास पल्मोनेटा में आएंगे, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक ये आपका आ गया। अच्छा बेटा, आप अगर पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उधर से आप पढ़ रहे हैं, तो आपने पीछे वाला सारा डेटा जस्ट एक दफ़ा रिवाइज़ करना है, जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, सिस्टम्स हैं जिन्हें डिस्कस किया गया है, लेकिन जो यहाँ से डाइवर्सिटी ऑफ गैस्ट्रोपोड स्टार्ट हो रही है, इसे आपने पूरी तरह फोकस करना है और ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूँगा रिलेटेड टू क्लास बाइवॉल्विया, फिर उसके बाद क्लास फेलोपोडा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।